चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। उच्च माध्यमिक प्री बोर्ड कृषि विज्ञान कक्षा 12th, जिसका जो पहला प्रश्न है वह है ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ऑप्शन ए हार्वर्ड, ऑप्शन बी नॉर्थवॉर्न, ऑप्शन सी स्टिनर, ऑप्शन डी स्वामीनाथन। तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो है नॉर्थवॉर्न। यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया था वो नॉर्थवॉर्न ने किया था। दूसरा प्रश्न है, गेहूं में प्रथम सिंचाई कितने दिनों के बाद की जाती है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 30। तो इसमें राइट आंसर है 21 दिन बाद। यानी गेहूं में जो पहली सिंचाई की जाती है वो 21 दिन के बाद की जाती है। आगे हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न है, अधिक जलमांग वाली फसलों में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन ए बॉर्डर पट्टी, ऑप्शन बी क्यारी विधि, ऑप्शन सी कुंड विधि, ऑप्शन डी फव्वारा विधि। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी फव्वारा विधि। आगे हम बात करें अगले प्रश्न पर। तो जो अपना अगला प्रश्न है वह है, किस खरपतवार के कारण मनुष्यों में एलर्जी एवं चर्म रोग हो जाते हैं। किस खरपतवार के कारण मनुष्यों में एलर्जी एवं चर्म रोग हो जाते हैं। ऑप्शन ए बथुआ, ऑप्शन बी सत्यानाशी, ऑप्शन सी गाजर घास, ऑप्शन डी गेहूसा। जिसमें अपना राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी गाजर घास। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, तंबाकू में किस परजीवी खरपतवार का प्रकोप होता है। ऑप्शन ए स्ट्राइगा, ऑप्शन बी ओरीवेंकी, ऑप्शन सी अमरवेल, ऑप्शन डी गेहूसा। तो यहाँ जो अपना राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ओरोवेंकी। अगला है, राजस्थान में खजूर को किस अवस्था पर तोड़ा जाता है। राजस्थान में खजूर को किस अवस्था पर तोड़ा जाता है। ऑप्शन ए डोका, ऑप्शन बी गंडोरा, ऑप्शन सी पिंड, ऑप्शन डी डेंग। इसमें जो अपना राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए डोका अवस्था पर, डोका या खलड़ अवस्था पर तोड़ा जाता है। आगे हम बात करें, सिरका की कितने प्रतिशत मात्रा का उपयोग परिरक्षण में किया जाता है। ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 2 से 3%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 10%। तो यहाँ जो अपना राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2 से 3%। यानी सिरका की 2 से 3% मात्रा का उपयोग परिरक्षण में किया जाता है। अगला जो अपना प्रश्न है वो है, सर्वाधिक घी देने वाली भैंस की नस्ल है। सर्वाधिक घी देने वाली भैंस की नस्ल है मुर्रा, मेहसाना, बदावरी, सूरती। तो यहाँ जो अपना राइट आंसर है वह है बदावरी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग है। ऑप्शन ए एंथ्रेक्स, ऑप्शन बी दादुआ खास, ऑप्शन सी सर्रा, ऑप्शन डी मिल्क फीवर। तो यहाँ जो अपना राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सर्रा। सर्रा जो रोग है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला और दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे पहला है, नीलहरित शैवाल के प्रयोग से खेत में खाली जगह नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। तो इसमें आएगा 20 से 30%। यानी इसमें जो खाली जगह में क्या आएगा 20 से 30%। अगला है, खाली जगह रोग पशुओं में पशुशाला की गंदगी के कारण होता है। तो इसमें आएगा एंथ्रेक्स। जो एंथ्रेक्स रोग, सॉरी थनैला जो रोग होता है वो पशु में पशुशाला की गंदगी के कारण होता है। आगे हम बात करें, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना हुई। तो इसमें जो आएगा तुम्हारा वो आएगा 1977। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई, 1977 में हुई थी। अगला है, ट्राइकोडर्मा एक खाली जगह है जो जनित रोगों से रक्षा करता है। तो इसमें आएगा लाभदायक फफूंद है जो फफूंद जनित रोगों से रक्षा करता है। या हम दोनों में फफूंद लिख सकते हैं, दोनों जो कॉलम है उनमें दोनों में फफूंद लिख देंगे तो भी चल जाएगा। जैसे ट्राइकोडर्मा एक लाभदायक फफूंद है जो फफूंद जनित रोगों से रक्षा करता है, ये भी तुम्हारा सही रहेगा। दोनों कॉलमों में आप फफूंद लिख सकते हो। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की ओर। तो अगला और जो तीसरा प्रश्न है अपना वह है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। एक शब्द या एक पंक्ति में। जैसे किन्हीं 2 नकलची खरपतवारों के नाम लिखिए। अब हम नकलची खरपतवारों की बात करें तो जैसे एक तो गेहूसा हो गया, एक बर्रू हो गया। गेहूँ के साथ गेहूसा, बाजरा के साथ बर्रू। दूसरा अगर हम बात करें फसल चक्र के क्या लाभ हैं, फसल चक्र के क्या लाभ है, तो एक तो फसल चक्र से क्या होता है, मृदा की संरचना में सुधार होता है। दूसरा, फसल चक्र से मृदा की जो उर्वरकता होती है उसमें वृद्धि होती है। तीसरा, फसल चक्र से खरपतवारों का प्रकोप कम होता है। चौथा, फसल चक्र अपनाने से मृदा क्षरण में कमी आती है। ये 4 लाभ हो गए। आगे हम बात करें, राजस्थान की जलवायु हेतु उपयुक्त 2 फसल चक्र कौन कौन से। ये मोस्ट प्रश्न है, राजस्थान की जलवायु हेतु उपयुक्त फसल चक्र। तो जैसे एक तो हम बात करें मोठ, जैसे खरीफ में हो गया
और रबी में अगर हम बात करें चना, सबसे मोस्ट तो यही है, मोठ और चना। दूसरी अगर हम बात करें खरीफ में, अगर हम बात कर लेते हैं जैसे बाजरा, और रबी में हम बात कर लेते हैं सरसों। एक तो मोठ चना हो गया, दूसरा बाजरा और सरसों हो गया। यानी आपको ऐसी दो फसल चक्रों में ऐसी दो फसलें ले ली हैं जो कम पानी चाहती हों। तो राजस्थान हेतु अगर हम फसल चक्र की बात करें, दो हो गए, मोठ और चना और बाजरा और सरसों। अगला प्रश्न है, सफ़ेद कल का रोग का प्रकोप किस फसल में होता है? सफ़ेद कल का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वाइट वर्ड, ये रोग होता है तुम्हारा मक्का में। इसका जो अपना राइट आंसर है वो क्या है? मक्का। ये मक्का की फसल में होता है। आगे हम बात करें लोबिया का वानस्पतिक नाम क्या है? लोबिया। अब लोबिया किसको कहते हैं? लोबिया या चवला। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है तुम्हारा विग्ना साइनेंसिस। लोबिया का वानस्पतिक नाम क्या होता है? विग्ना साइनेंसिस। यहाँ तक हमने 3 प्रश्नों की बात कर ली। और अगर अपन आगे बात करें तीसरे ही प्रश्न में, अभी हम चल रहे हैं थोड़ा सा, तो तीसरे प्रश्न में जो अपना अगला मैटर है वह जेली बनाने में कौन से फलों का उपयोग किया जाता है? जेली बनाने में कौन से फलों का उपयोग किया जाता है? तो जेली बनाने में उन फलों का उपयोग किया जाता है जिनमें पेक्टिन की मात्रा अधिक होती है। किनका? जिनमें पेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एफएमडी रोग में पशु के शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? मोस्ट प्रश्न है। एफएमडी या खुरपका मुंहपका रोग में पशु के शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो है आहार नाल। यानी एक तो क्या हो गया, खुर हो गई, और खुर के बाद जब मुंह में होता है तो इसकी आहार नाल प्रभावित होती है। अगला है की विलेज योजना क्या है? तो की विलेज एक पंचवर्षीय योजना के तहत पशुओं के विकास हेतु चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। की विलेज क्या है? पंचवर्षीय योजना के तहत पशुओं के विकास हेतु चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। ये अपने 3 प्रश्न तीसरे नंबर के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। आगे हम खंड ब में बात करें और 4th प्रश्न इसका पहला प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न है, पृथक्करण दूरी किसे कहते हैं? इसका महत्व लिखिए। पृथक्करण दूरी किसे कहते हैं? पृथक्करण दूरी क्या है? 2 फसलों या एक ही फसल की 2 किस्मों के मध्य रखी गई निश्चित दूरी पृथक्करण दूरी कहलाती है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखना। पृथक्करण दूरी क्यों रखी जाती है? आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए। आगे हम बात करें मृदा क्षरण रोकने के उपाय लिखिए। अब मृदा क्षरण रोकने के उपाय कौन कौन से हैं? एक तो उपाय है ले फार्मिंग यानी घासों की खेती, दूसरा है आप मल्चिंग लगाएं, तीसरा है तुम्हारा वायुरोधी वृक्ष, चौथा हो जाएगा तुम्हारा सिंचाई, जैसे आप सिंचाई कर रहे हो। 5वां जो अगर पॉइंट की बात करें तो आपने वायुरोधी वृक्ष लगा लिए, सिंचाई कर ली, एक मल्चिंग भी आपने लगा ली, और एक आप क्या कर सकते हो यहाँ पर मृदा क्षरण रोकने के लिए, जैसे आपने एक तो क्या कर लिया वायुरोधी वृक्ष, दूसरा क्या कर लिया आपने पलवार या मल्च, तीसरा क्या कर लिया आपने ले फार्मिंग यानी घासों की खेती, चौथा इसमें हो जाएगा वनस्पति यानी आप क्या हुआ उगाओ उस पर पेड़ पौधे उगाओ। तो ये मृदा क्षरण रोकने के उपाय हो गए। आगे हम बात करें दैनिक जीवन में फल एवं सब्जियों का क्या महत्व है। दैनिक जीवन में फल एवं सब्जियों का क्या महत्व? एक तो भोजन का अवयव है, दूसरा इनसे रोजगार की प्राप्ति होती है, तीसरा इनसे उद्योग और उद्योग धंधे संचालित होते हैं, चौथा इनका उपयोग औषधियों के रूप में भी किया जाता है। आगे हम 7वें प्रश्न की बात करें, फल एवं सब्जियों से प्राप्त होने वाले विटामिन एवं स्रोतों के नाम लिखिए। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, कॉलम बनाना है। जैसे यहाँ हमने बना लिया विटामिन ए, फिर इसके आगे लिख लो किसकी प्राप्ति किस किस से होती है, जैसे कौन कौन सी सब्जी फलों से होती है, इसी तरह से विटामिन बी इसकी प्राप्ति कौन कौन से फलों से होती है, इस तरह से आपको लिखना है। अगला प्रश्न है रेखांकन क्या है। तो रेखांकन क्या है? उद्यान लगाने के लिए चिन्हित की गई जगह, उद्यान लगाने के लिए स्थानों को निर्धारित करना क्या कहलाता है? रेखांकन कहलाता है। इसे लेआउट भी कहते हैं। जब हम बगीचा लगाते हैं तो स्थान निर्धारण करते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेखांकन कहलाती है। अगला है गाय की भारवाही नस्ल कौन कौन सी हैं। तो वो है तुम्हारी तो नागौरी, एक कांक्रेस, मेवाती और मालवी। अगला है CN अनुपात का क्या महत्व है। CN अनुपात का महत्व क्या है? तो कार्बन की उपस्थिति में तो पादप क्या करते हैं? फलन करते हैं यानी उनमें फल लगते हैं, और नाइट्रोजन की उपस्थिति में क्या होता है? वानस्पतिक वृद्धि होती है। अगला है गाय की गिर नस्ल की कोई 3 विशेषता लिखिए। गाय की गिर नस्ल, अगर गिर नस्ल की पहली विशेषता की बात करें तो इनके जो कान होते हैं वो पत्तीनुमा होते हैं। दूसरी अगर हम बात करें कान नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। तीसरी अगर हम बात करें इसका शरीर होता है वो हल्का धूसर रंग का होता है। अगला है जमुनापुरी बकरी की कोई 3 विशेषताएं बताइए। जमुनापुरी यह सबसे भारी बकरी है यानी सबसे वजनदार बकरी है। दूसरी अगर बात करें इसकी नाक रोमन होती है। तीसरी अगर हम बात करें इसके पिछली जो टांग होती हैं उसमें बाल पाए जाते हैं।
अगला है ऊँट प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें आपको 3-4 लाइनें ऊँट प्रबंधन के बारे में बतानी है, कोई सी भी आप बता सकते हो। अगला है भैंस की बदावरी नस्ल की उपयोगिता एवं उत्पत्ति स्थान लिखिए। अब बदावरी नस्ल की उपयोगिता क्या लिखोगे कि इसके दूध में सर्वाधिक 13% वसा पाई जाती है, इसलिए इसका उपयोग घी उत्पादन के लिए किया जाता है। उत्पत्ति स्थान क्या है इसका? बधावर, आगरा, उत्तर प्रदेश। अगला जो प्रश्न है अपना, जो 15वां प्रश्न, और 15वां प्रश्न है दूध क्या है, दूध क्या क्या महत्व है, लिखिए दूध का क्या महत्व है। तो दूध का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? पोषण के रूप में किया जाता है, जिसमें वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और सारे ही अवयव पाए जाते हैं। तो कुछ नहीं, आपको 3 से 4 लाइनें इसमें लिख देनी है। अगला है तुम्हारा खंड स के और द के जो प्रश्न है वो थोड़े से बड़े बड़े हैं, जिनको आप किताब के माध्यम से या पासबुक के माध्यम से कहीं भी देख सकते हो। PDF अगर आपको लेनी है तो आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। थैंक यू।